हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी स्टडी और इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि बैंक पेंशनर का पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे केवल और केवल आईबीए और उस समय की 1946 की AIBEA का हाथ है। छोटे मोटे जो कोई दूसरी यूनियन होंगी अलग बात है, इन दोनों का हाथ है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये है कि दोनों का जन्म 1946 में हुआ, साथ साथ चले। और जब जन्म हुआ था उस समय इनका क्या रोल था और आज इनका क्या रोल है, ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, अपने पैर पसारे और पूरे देश को गुलाम बना दिया। आईबीए का जन्म होता है और धीरे धीरे ये पैर पसारता है और इसने पूरे के पूरे बैंकिंग तंत्र को अपने काबू में ले लिया, यानी सबको गुलाम बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनियां पैर नहीं जमा पाती यदि हमारे देश के लोग, भारतीय, उनका सहयोग नहीं करते, क्योंकि कुछ यहां पर विश्वासघाती लोग थे। अपने लोगों को दुख देना, उनको अरेस्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना, वो मुट्ठी भर लोग यहां शासन कर गए। यहां यदि देखा जाए तो आईबीए कुछ नहीं है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सहयोग दिया। अब शुरू में AIBA और भी संगठन जुड़ते चले गए और वर्तमान में UFBU। और इसका जो प्रचार और प्रसार और प्रभुत्व जो फैला, कंट्रोल जो फैला, पूरे पूरे बैंकिंग तंत्र पर फैल गया। और उसका दुख उठाना पड़ा जो रियल बैंकर्स थे, जो आज बैंक पेंशन लेकर के बैठे हुए हैं। आप मानो या नहीं मानो, जब इनकी स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि सेम इनकी जो मैकेनिज्म है, सेम डिवाइस को इन लोगों ने अडॉप्ट किया। आईबीए कुछ भी नहीं था, शुरू में 22 बैंकों का एक वॉलेंटरी एसोसिएशन था और बढ़ते बढ़ते ये 200-250 तक भी पहुंच गया। जब बैंक ज़्यादा थे, फिर मर्ज हुए, फिर कम हुए, जो कुछ भी होता रहा। और इनको बल मिला केवल और केवल हमारे ही यूनियन के नेताओं से, कि उनको पता था कि आपस में एक दूसरे मिल के चलेंगे तो हमारे पास पैसा आता रहेगा, हमारा प्रभुत्व बना रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा। और हमारे ही जो लोग थे, हमारे कल्याण के लिए बने थे, वो हमारा सर्वनाश करते रहे। ये इतिहास पढ़ने के बाद जो मैं 2-3 दिन डाला है आपको, शुरू में आपस में जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उनके अलग अलग सेपरेट रूल्स, रेगुलेशंस, PN अलाउंसेज हुआ करते थे। यदि इनमें किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट होती थी तो वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाते थे। आपने शास्त्रीय ट्रिब्यूनल सुना होगा, देसाई ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक प्रकार का सेमी कोर्ट होता है। अब स्वाभाविक सी बात है, वहाँ टाइम लगता है। और किसी पर्टिकुलर बैंक के जो व्यक्ति था आईबीए में, उसका काम था इस केस को जा करके ट्रिब्यूनल में लड़ना। बैंक अपना सेपरेट हो गए, आराम से आईबीए का संगठन बना लिया और किसी का कोई केस लड़ना है, जा करके सारा अरेंजमेंट, वकील जो कुछ करेंगे ये आईबीए वाले करेंगे। ये काम था इनका, कुछ और कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे, यानी 1946 से लेकर 1946, 20 साल तक इनको अकल में आ गया कि बैंकिंग तंत्र को कैसे काबू में किया जाए। बैंकिंग तंत्र को भी काबू कर लिया और एम्प्लॉय को कर लिया और यूनियन को भी कर लिया। और धीरे धीरे जब ये आगे चलते रहे, परिवर्तन होते रहे, डेवलपमेंट होते रहे, 1966 में जा करके
कहते हैं ना, किसी चीज को जब क्रिएट करना होता है तो बहाने लेने होते हैं। बहाने लिए गए कि भाई पीएनआर में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, हर काम जल्दी हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब इस प्रकार की चीजें होंगी, रीजनल होंगी, तो इकट्ठे भी हो जाएंगे। 1966 में ये लोग इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट की नींव रख देते हैं। 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का, एक्ट आता है, 70 में लागू होता है। यानी इनको ये पता था कि जैसे ही ये पब्लिक सेक्टर बैंक बनेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, तो उनके पीएन अलाउंसेज, रूल्स और रेगुलेशंस प्राइवेट बैंकों से अलग हो जाएंगे। उस समय हमारा अस्तित्व क्या होगा, इस बात को आईबीए और उस समय की प्रमुख जो यूनियन थी एआईबीईए, ये जानती थी। क्योंकि हमारा तो कुछ ऐसा आदत रहा है ना, जैसे जिसने कह दिया वही मान लिया। एआईबीए के नेता चाहे किसी भी समय, चाहे कोई भी रहा हो, जो हम गीत गाते हैं ना, तारकेश्वर चक्रवर्ती ये थे, उससे पहले वो थे, उससे पहले ये थे, इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बैंक पेंशनरों के हित में किया हो। ये केवल अपनी अपनी रोटी सीखते रहे। और जब 1966 में पहला बेस सेटलमेंट आया और जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो सेक्शन 19 एक्ट 1970 का लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया। यानी 1966 से पहले प्राइम जॉब था एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन यानी कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से, यानी ट्रिब्यूनल्स में केस डिसाइडेड होते थे। 1966 के बाद दूसरी चीजों ने जन्म ले लिया, और जन्म लिया निगोसिएशन ने। बैठ करके बातचीत करना, एग्रीमेंट करना, सेटलमेंट करना, जो इन सब चीजों को आपका आईडी एक्ट 1947 अलाउड करता है। और इन्होंने इसमें पाया कि यहां हमारा महत्व है। एडजुडिकेशन से सीधे के सीधे ये लोग ले आए निगोसिएशन पे, और आज तक आपके जितने भी सेटलमेंट होते हैं सारे निगोशिएटेड सेटलमेंट हैं। यानी आईबीए और अब वर्तमान तो यूएफबी दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और यह आपका निगोशिएटेड सेटलमेंट। और जब ये हो गया, दस्तखत हो गए, एग्रीमेंट हो गया, तो ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता तो उन्हीं पर ही है जो इन पर भाग लेते हैं, जो सेटलमेंट करते हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडस्ट्री में हो गया, चाहे किसी ने भाग लिया या नहीं लिया, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऐसे सेक्शन दे रखे। लेकिन से ना तो कोई आईबीए का रोल है, केवल और केवल ऑथराइजेशन होता है, बैंकों से मैंडेट होता है, उसको मान लिया कि आईबीए बीच में है, एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है। ना कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो है हमें, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा कोई मैंने डाल भी दिया है, इससे बाद में आएगा आपका जो 5-4 क्वेश्चनों को मैंने बताया है कि उसमें होता क्या है। ये पूरा का पूरा जो खेल है ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए है। जैसे ही 1970 में एक्ट आया था, उस समय सेक्शन 19 का सहारा लेते हुए बैंकों के पीएन अलाउंसेज और सुपर एनुएशन के जो बेनिफिट्स थे, उसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इन लोगों ने नहीं होने दी। यदि अलग से व्यवस्था हो जाती तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता और आईबीए भी नहीं रहता। क्योंकि उस समय तक आईबीए काफी मजबूत हो चुका था, और आज तो बहुत मजबूत है। आज तो सारा का सारा जो होता है ना, एक हाथी कि कहीं बरसात हो रही थी और किसी किसान के पास गया झोंपड़ी में, भाई मुझे थोड़ा सा जगह दे दो, बोले यहाँ जगह नहीं है। धीरे बोले यार ऐसा कर, मेरी सूंड को अंदर रख लें दे और शरीर पर झेल लूंगा, और धीरे धीरे सूंड रखी, उसने हाथ पैर फंसा रहा, और फंसते फंसते अंदर पूरा ही चला गया और किसान को बाहर निकाल लगो। वही यहाँ पर आईबीए ने किया है। अब आईबीए इतनी शक्तिशाली संस्था बन चुकी है, अनरजिस्टर्ड, इतनी शक्तिशाली कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठे हलफनामा भी दे सकती है। दोस्तों, यदि आप गहराई से देखोगे, निगोसिएशन यानी आपस में बैठ के बातचीत करने के, एग्रीमेंट की ओर जाना।
यानी आईबीए और यूएफबीयू हर चीज को निगोशिएशन में लेके चले जाते हैं। और ये नौ के नौ जो दलाल जो हैं, ये कोई हमारे आपके वो नहीं है, ये कोई नेता फेता, ये दलाल है बस। ये सारे के सारे मिल करके कभी बॉम्बे जाते हैं, कभी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, केवल और केवल नुकसान पहुंचाने। किसी भी क्षेत्र में देख लो, जब आप अपना बेस सेटलमेंट देखोगे तो इन्होंने इतना नुकसान कर रखा है वहां जो नहीं होना चाहिए था। मेडिकल में देख लीजिए, आप अपना पेंशन अपडेशन में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कहूं, इसके लिए कोई ये नहीं है यही दोषी हों। हमारे बैंक पेंशनर्स भी दोषी हैं, इनके भी डबल चेहरे हैं। कुछ दिन पहले बेंगलोर में चुनाव हुए, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया उसने सबसे ज्यादा वोट लिए, और उसमें रिटायर्ड बैंक पेंशनर का सबसे बड़ा हाथ था। और रिटायर्ड बैंक पेंशनर आज जहां पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, उन्हें बैंक पेंशन अपडेशन से कोई लेन देन नहीं है। आम आदमी मर रहा है, मर रहा, कोई चिंता नहीं है। तो मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि आपकी कुछ होना है तो केवल और केवल कोर्ट से होगा, और ये कोशिश कर रहे हैं इसको आउट ऑफ कोर्ट खींचने की। निगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिनका कहीं देखने को नहीं मिलता। एक्ट में, आईडी एक्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग कहीं नहीं है, बस केवल केवल दोनों मिलकर बैठते हैं। ये कोर्ट्स के द्वारा जनरेट किया हुआ एक वर्ड है, बार्गेनिंग मन आपस में बैठ करके मोल भाव करना, यानी वही दलाली कहते हैं इसको। देखे थे जो अभी बहुत दूर नहीं है क्या क्या खेल होते हैं, और ये सारे खेल हो रहे हैं। अब तक यही खेल होते रहे और यही खेल हो रहे हैं, यानी सीधा सीधा रेगुलेशन और एडजुडिकेशन को धता बताते हुए ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसको निगोशिएशन में खींचने के लिए, और इसमें कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।